हेलो दोस्तों, ये एकलव्य एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसमें आज हम एमपी पुलिस टेस्ट थर्ड के मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। आभा और अनुज ने मिलकर एक कार्य को 40/9 दिनों में पूरा किया। यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता की तुलना में दोगुना दक्षता से कार्य किया होता और अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता की तुलना में 1/3 दक्षता से कार्य किया होता तो यही कार्य 60/17 दिनों में पूरा हो जाता। आभा द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो जैसा कि सवाल में कहा था, ए और बी दूसरे को अनुज को माना जाए, ये कार्य को 40/9 दिन में पूरा कर सकते हो। वही काम को अगर कंपेयर किया जाए अ, आभा 2 गुना क्षमता से, मतलब 2a की क्षमता से आभा, और बी अनुज को बी माना जाए तो वह अपनी क्षमता की 1/3 मतलब b/3 कैपेसिटी से इसी कार्य को और 60/17 दिन में पूरा कर पाता है। यहाँ से काम को कंपेयर करके ए और बी की क्षमता की कैलकुलेशन करते हैं। ए की ये 20 से कटेगा 22 टाइम्स और ये 20 से कटेगा 3 टाइम्स। एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा ए प्लस बी का 2/9 टाइम्स बराबर रहेगा आपका। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर इसको बात करें तो 6a प्लस बी बाय थर्ड इंटू बाय 3/70 कैंसल आउट हो जाएगा 3 से 3 टाइम। 7 का मल्टीप्लाई इधर करने पर आपका 34a प्लस 34b और इधर 9 का 6 टाइम प्लस 9b। पक्षांतरण करने पर 34 को भेजने पर ये हो जाएगा 20a और 9 को इधर सब्सट्रैक्ट करने पर आपका 25b। यहाँ से ए और बी की क्षमता का अनुपात देखें तो वो तैयार हो जाएगा आपका 5 से 4। ए की क्षमता और बी की क्षमता का अनुपात हो जाएगा 5:4। यहाँ से टोटल काम को देखने जाए तो 5 और 4, ए प्लस बी 40/9 दिन में कर रहा था मिलके। तो यहाँ से काम को देखने जाए, ए और बी 5 और 4 9 यूनिट, टोटल काम 40/9 दिन में। यही काम अब आपको करवाना है ए से। ए की क्षमता की बात की जाए, ए की क्षमता आपने निकाल ली है 5 यूनिट। यहाँ से कैलकुलेट करें, 9 से 9, 5 से 40 कटेगा 8 टाइम, 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन था, कृष्णा ने एक सावधि जमा योजना में 5,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए 3 वर्ष के लिए। सावधि जमा की परिपक्वता के ऊपर या उपरांत कृष्ण को कितनी धनराशि मिलेगी? तो इसके ढेर सारे तरीके हल करने के। आपका पहले पी से अमाउंट की कैलकुलेशन कर ली जाए। यूनिट से भी अगर बात करें, 10% की दर से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगी, मतलब 10 रुपए की राशि पर 1 रुपए का ब्याज तैयार होगा 1 साल में। अगर पी 1 यूनिट है तो 1 साल का सी आई आपका 1 तैयार होगा और इस हिसाब से ए आपका जो तैयार हो जाएगा वो 11 यूनिट हो जाएगा। ये 1 साल की कैलकुलेशन है तो राशि 10 से 11, ये 1 साल के लिए। अगले साल फिर 10 से 11, अगले साल फिर देखेंगे तो 10 से 11। तो बोल सकते हैं कि जो 1000 यूनिट की जो राशि रहेगी 10% की दर से, वो 3 साल के उपरांत 1331 यूनिट हो जाएगी। यहाँ से मूलधन दिया था जो कि 5,000 था, ये आपका 5 गुना है, तो जो राशि तैयार होगी वो 1331 की 5 गुना तैयार हो जाएगी, 6,655 राशि होगी। करेक्शन कर ले इसमें, ऑप्शन में आपका शायद क्वेश्चन मार्क में सही होगा, 6,655 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। दो सकेंद्रीय वृत्त के बीच घिरे एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक परिधि 264 मीटर है। वृत्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में निकटतम कोण अप्रोक्स
इसमें पूरी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, तक बताना है, जबकि कहा गया है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। सकेंद्री व्रत की बात की जाए, दो व्रत जिनका सेंटर एक ही हो सकेंद्री व्रत कहलाएंगे। पहली वाली परिधि की बात की जाए तो परिधि इन्होंने बाहर वाली जो बता रखी है 264 मीटर है, अंदर वाली 264 मीटर। और जो मार्ग की चौड़ाई दे रखी है वो आपको 3 मीटर दे रखी है। इसके लिए आपका सर्कल की बात की जाए, सर्कल पे आप ध्यान रखें, RDP और ए की जो वैल्यू है 7 पर, रेडियस 7 हो, डायमीटर आपका 14 मीटर होगा, पेरीमीटर आपका 44 होगा और एरिया 154 होगा। यहाँ से देखिए पेरीमीटर जो छोटा वाला व्रत था, अंदर वाला व्रत, इस व्रत की परिधि 264 मीटर दे रखी थी, इसको कंपेयर करें 264, ये आपका 6 टाइम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अंदर वाले व्रत की त्रिज्या की बात की जाए तो 6 गुना हो जाएगी, वो आपका 42 मीटर तैयार हो जाएगी। तो जो छोटी वाली रेडियस तैयार हुई वो आपका 42 मीटर तैयार हुई। बड़ी वाली रेडियस की बात की जाए तो उससे 3 ज़्यादा, ये 45 मीटर हो जाएगी। आपको अंदर वाले जो एरिया है व्रत का या वृत्ताकार पथ का एरिया आपको निकालना है। इसके लिए आपको बाहर वाले व्रत का क्षेत्रफल जिसकी रेडियस 45 मीटर है, उसमें से अंदर का व्रत जिसकी रेडियस 42 मीटर है, उसका एरिया घटा दें। पाई आर स्क्वायर, फार्मूले की बात की जाए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई कॉमन निकाल ले और सीधे वैल्यू पुट अप कर ले 22/7। अंदर आपका हो जाएगा 45 का स्क्वायर माइनस आपका 42 का स्क्वायर। आप चाहे तो 45 के स्क्वायर और 42 के स्क्वायर को घटा के भी रख सकते हैं, या दूसरा तरीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुटअप कर ले सीधे, इसमें ए प्लस बी एक बार जोड़ ले, जोड़ते टाइम पे आपका ए प्लस बी करने पर 87 हो जाएगा और घटाने पर आपका 3 तैयार हो जाएगा। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की कैलकुलेशन करना है अपने को, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 और उसका 3 टाइम्स लगभग 9 हो जाएगा, 9 पॉइंट ऊपर चला जाएगा और उसका मल्टीप्लाई 87 में करेंगे तो लगभग आपका अप्रोक्स तैयार हो जाएगा 820, 10 टाइम्स थोड़ा सा कम आपका, वो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है आपका 820, तो 820 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वृत्त अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्कल आपका रास्ते का परिमाप दे रखा है 72 मीटर, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सवाल के अकॉर्डिंग चले, अर्धवृत्ताकार एक रास्ता है जिसका परिमाप दे रखा है आपको, ये 72 मीटर है। और ये परिधि कहलाएगी, तो जो अर्धवृत्ताकार या सेमी सर्कल की पेरीमीटर सीधे 36/7 आर से तैयार हो जाएगी। यहाँ पे अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से आप रेडियस निकाल ले सर्कल की, 36 से 2 बार कटेगा, रेडियस तैयार हो जाएगी आपका 14 मीटर। और अभी देखा है अपन ने सर्कल के केस में, क्योंकि ये सेमी सर्कल का एरिया हाफ होगा सर्कल का, तो सर्कल के केस में जो याद रखने वाली बात है, RDP और A, इसका रिलेशन रेडियस अगर 7 हो, डायमीटर आपका 14 होगा, पेरीमीटर आपका 44 होगा और एरिया 154 मीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ से एरिया की अगर बात कीजिए, रेडियस आपकी डबल है 14 मीटर, तो डायमीटर भी डबल हो जाएगा 28 और पेरीमीटर भी आपका डबल हो जाएगा 88 और एरिया जो तैयार होगा वो स्क्वायर के फॉर्मेट में चलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो एरिया जो आएगा वो सर्कल का 154 × 4 तैयार होगा। पर अपन सेमी सर्कल की बात करें तो एरिया हाफ तैयार होगा, तो 154 का 2 टाइम 308 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 3 बराबर भागों में 180 किलोमीटर की दूरी तय करी है। 180 के 3 बराबर भाग अगर करें तो 60-60 किलोमीटर के 3 हिस्से हो जाएंगे। उसने पहले भाग में बात की जाए तो 24 मिनट का समय लिया है। दूसरे भाग की बात की जाए तो पहले भाग की तुलना में 66 सही 6% अधिक समय लिया है और तीसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 25% अधिक समय लिया। पहले इसको 3 हिस्सों में तोड़ ले आप, 180 किलोमीटर के बराबर 3 हिस्से, 60
60 और 60। औसत चाल निकालनी है आपको तीनों टाइम के। पहले वाले समय आपको सीधे दे रखा है, तो पहले वाले का टाइम आपका 24 मिनट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें या दूसरे स्लॉट की बात करें तो यही दूरी, ये दूरी जो है आपका पहले वाले समय की 66.2/3%, 66.2/3, 66.6% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी आपका 2/3। मतलब पहले वाले में 3 मिनट दूरी तय की गई तो अगली 2 मिनट बढ़ के, मतलब ये वाली यूनिट अगर आपका 3 मिनट टाइम हो तो यहाँ पे आपका उससे 2 बढ़ के अगले वाले स्लॉट में 5 मिनट टाइम लगेगा। ये 8 गुना है, तो इस तरह 5 का 8 गुना टाइम, मतलब ये दूसरा वाला स्लॉट 40 मिनट में तय किया गया होगा। और तीसरे वाले के समय की बात की जाए तो पहले भाग की तुलना में वहाँ पे 25% अधिक समय लगा होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात की जाए 1/4 होगा, 4 पे 1 प्लस टाइम लगा होगा। मतलब आपकी बात की जाए ये वाला अगर 4 मिनट टाइम माना जाए आपका, तो यहाँ वाला टाइम आपका 5 मिनट होगा। 4 मिनट की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग 6 गुना, तो यहाँ पे आपका 5 का 6 गुना टाइम लगेगा, 30 मिनट। अप्रोक्स औसत गति की बात की जाए, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी आपके द्वारा जो तय की गई है वो 180 किलोमीटर तय की गई है। कुल लगा समय घंटे में अगर बात की जाए 30, 40, 70 और 20, 90 और 94 मिनट में है। और जब इसको घंटे में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपका 60 में जाएगा, पर ऊपर मल्टीप्लाई में आप सीधे यहाँ पे डाल दे आपका कट जाएगा आपका ये 2 से काट दो इसको 30 बार, ये 2 से कट जाएगा बेटा 47 टाइम। 47 का देख लिया आपका 5400 बटे आपका 47 हो जाएगा 47 से 1 टाइम। उसके बाद आपकी बात की जाए 7 रिमाइंडर बनेगा 70 हो जाएगा। फिर अगेन आपका एक बार जाएगा, उसके बाद बचेगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम। तो अप्रोक्स बात की जाए तो 115 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर को एक वस्तु सूची मूल्य पर 35% छूट देकर उसे बेचने पर 30% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 40% कम हो जाता है और डीलर अब भी चाहता है कि उसे 50% का लाभ हो, तो डीलर को सामान सूची मूल्य पर कितनी छूट देना चाहिए। क्वेश्चन की ओर बढ़े तो पहले डीलर की देख लें, वो पहले कितना डिस्काउंट दे रहा था, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में चले आपका, तो मार्क प्राइस पे सेलिंग प्राइस का जो रेशियो तैयार हो रहा है 35% की डिस्काउंट की बात कर रहा है, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू आपका 7/20 हो जाएगी। 7/20 मतलब आपका 20 मार्क प्राइस हो तो 7 का डिस्काउंट देने पर आपका जो सामान है 14 में जा रहा होगा। या और रेशो की बात करें, सॉरी 13 में जा रहा होगा, 20 का सामान 13 में जा रहा होगा, ठीक है। और लाभ का प्रतिशत की बात कर रहा था, तो कॉस्ट प्राइस की बात की जाए, कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर बात की जाए 30% के लाभ की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10 का सामान आपका 13 में जाना चाहिए। सेलिंग प्राइस सेम है तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट प्राइस 20, सेलिंग प्राइस 13 और मार्क प्राइस 20 तैयार हो रहा है। अब इसका कहना है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य 40% कम होता है, 40% कम होता है तो आप कैलकुलेशन के लिए एक एक जीरो सब जगह बढ़ा दें ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो। अब आपका न्यू वाला कॉस्ट प्राइस जो तैयार हो रहा है CPN, वो 40% कम होता है, मतलब आपका नया कॉस्ट प्राइस 60 तैयार होता है। फिर आप चाहते हैं कि आपका लाभ 50% हो, 60 का 50% देखने जाओगे आप 30 होगा, तो नया सेलिंग प्राइस जो तैयार रखना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 90 रखना पड़ेगा। तब जाके आपको 50%, 60 रुपए के सामान पे 50% का लाभ हो जाएगा 90 में बेचने पर। इसके लिए आपको मार्क प्राइस पे डिस्काउंट की बात कर रहा था, तो 200 रुपए पे आपका 90 का सामान बेचने के लिए 200 के सामान पर आपको 110 का डिस्काउंट देना पड़ेगा।
और परसेंट में कैलकुलेशन के लिए अगर इसको देखें तो ये आपका 55% तैयार हो जाएगा। 55% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। रमेश अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है और 40% भोजन खर्च करने के उपरांत अपने पास बचे, क्योंकि 60% बच रहा है शेष धन, वहां से 10% फोन के बिल, 20% बिजली के बिल, 10% कपड़े धुलाई के बिल पर खर्च करता है और इन खर्च के बाद उसके बाद 7,200 रुपये बच जाते हैं। रमेश की मासिक आय बतानी है। तो सीधी सी बात है, जो भी इनकम थी पहले उसमें से आपका कितना परसेंट खर्च हो चुका है, 40% खर्च हो चुका है। पहला स्लॉट खर्च होने के बाद आपके पास बची हुई राशि की अगर बात की जाए तो 60% बचेगी। 60%, 60% या 60/100। उसके बाद दूसरे स्लॉट में आपने तीन जगह एक साथ खर्च करा है। 10% फोन के बिल, 20% बिजली के बिल और 10% कपड़े धुलाई के, तीनों जगह मिला के आपने 40% खर्च कर दिया। फिर अगेन यहाँ से बचा हुआ हिस्सा आपके पास 60% होगा और ये फाइनल में आपकी बचत 7,200 के बराबर है। यहाँ से आप बोल सकते हैं 20 से कैंसिल आउट कर लें आपका 3/5, 3/5, 3×3 होगा और ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा 72, 8 बार। फाइनल आई की बात करें, इनकम की बात करें, 25 × 800, जो कि आपका 20,000 के बराबर हो जाएगी। आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यिका और बहुलक के बीच अनुभव जन्य संबंध का प्रयोग करते हुए माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आपका माध्य 33 और बहुलक 140 है। तो रिलेशन की बात की जाए, बहुलक बराबर 3 × माध्यिका बराबर 2 × माध्य। ये फार्मूला आपका ध्यान रखें। बहुलक की वैल्यू आपको दे रखी है 140, पुटअप करें। 3 माध्यिका की वैल्यू आपको निकालनी है और अगर माध्य की बात की जाए तो वो दे रखा है आपको 35। ये वाली वैल्यू 70 हो जाएगी, ये इधर माइनस की इधर आएगी, अगेन प्लस से बाहर ये आपका प्लस हो जाएगी और इसकी वैल्यू जोड़ने के बाद 210 हो जाएगी। 3 × माध्यिका, माध्यिका की वैल्यू की अगर बात की जाए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 70 टाइम और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र O के साथ एक वृत्त में XY एक जीवा खींची है। XY के विपरीत तरफ वृत्त पर ही एक बिंदु M लिया गया है। जैसा कि कोण MXY की बात की जाए तो x डिग्री, कोण MYX x/2 डिग्री और XOY 160 डिग्री। तो आपको x का मान बताना है। तो ये ध्यान रखें, वृत्त की बात कर रहे हैं। एक वृत्त में आपका एक जिह्वा बना ली जाए आपका XY और इसी के अपोजिट कोई बिंदु आपका M लिया है इन्होंने। और सेंटर की बात की जाए, वृत्त का केंद्र O। तो यहाँ से आपका कोण की बात की जाए तो एक आपको कोण दिया गया है, एक ये वाला वैल्यू कोण x डिग्री दिया गया है आपको। M से शुरुआत की जाए, x पे जाए और y पे, ये x डिग्री है पूरा। दूसरा वाला कोण आपको दे रखा है, ये x/2 डिग्री है आपका M, y और x। और यहाँ वाला केंद्र पे जो कोण बन रहा है XOY 168 डिग्री। ध्यान रखिए, आपका किसी भी जिह्वा से केंद्र पर बनने वाला कोण इसी जिह्वा द्वारा वृत्त में किसी अन्य बिंदु पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। और हम ध्यान रखिए, काफी IMP है। अगर इस जिह्वा द्वारा वृत्त में किसी भी बिंदु पर आपका कोण अगर थीटा बनता हो तो इसी जिह्वा द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण इसका डबल
2 थीटा होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से बात की जाए, ये 2 थीटा अगर इस वाले में आपकी बात की जाए 168 डिग्री है, तो आपका जो थीटा है कोण एम की कैलकुलेशन की जाए वो इसका आधा हो जाएगा 84 डिग्री। तो आपका एम की वैल्यू तैयार हो जाएगी 84 डिग्री। अब आपका ट्राइंगल एम, एक्स और वाई में तीनों कोण का योग 180 होगा, वही अपन रखते हैं। एम की वैल्यू 84 डिग्री, कोण एक्स की बात की जाए तो एक्स डिग्री है, कोण वाई की बात की जाए तो वो x/2 डिग्री है। तीनों मिलाकर 180 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि तीनों त्रिभुज के 3 कोण हैं। यहाँ से अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, इसका एलसीएम लेने पर आपके पास तैयार हो जाएगा 3x/2, और 84 अगर बराबर से उधर जाएगा तो 80 कम होने पर 100 और 4 और कम होने पर 96 बचेगा। यहाँ से 3 टाइम से कैंसिल आउट हो जाएगा 32 टाइम, और ये डबल होने पर आपका 64 डिग्री तैयार हो जाएगा। 64 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की बात की जाए, रोम्बस की 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज के परिमाप की वैल्यू बतानी है आपको सेंटीमीटर में। समचतुर्भुज या रोम्बस की बात की जाए तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं या समद्विभाजित करते हैं। तो अगर पहले के विकर्ण की बात की जाए 24 सेंटीमीटर है, तो ये समद्विभाजित करने पर 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर में टूट जाएगा। दूसरा वाला विकर्ण अगर 10 सेंटीमीटर का है तो वो समद्विभाजित होने पर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर टूटेगा। ये चूंकि आपस में दोनों 90 डिग्री या समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो सामने वाली भुजा ट्रिपलेट के हिसाब से 12, 5 और 13 तैयार हो जाएगी। क्योंकि सम चतुर्भुज होने के कारण चारों भुजाएं बराबर होगी, तो चारों भुजाएं 13-13 सेंटीमीटर की होगी। फाइनल में इन चारों को आप जोड़ लें तो आपका परिमाप तैयार हो जाएगा 13 चौक 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉय देव पुनीत को एक कार्य पूरा करने के लिए कुल 4,400 रुपये का भुगतान मिला। यदि जॉय ने 5 दिनों के लिए कार्य किया, देव ने 1 सप्ताह के लिए 7 दिन के लिए कार्य किया और पुनीत ने 9 दिनों के लिए कार्य किया हो, और उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात आपका 3, 4 और 5 के अनुपात में, मतलब अगर पहले को 30 रुपये, दूसरे को 40, तो तीसरे को 50 रुपये मिलेंगे। इस अनुपात में राशि वितरित की जाएगी। तो पुनीत द्वारा प्राप्त अर्जित राशि बताना है। तो यहाँ से ध्यान रखें, जॉय, देव और पुनीत का हिसाब लगाया जाए। जॉय की अगर काम की बात की जाए तो जॉय द्वारा 5 दिन काम किया गया है और राशि जो है 3 के मल्टीपल में तैयार हो रही है, तो आप इसकी राशि 3 के मान लें। ये टोटल इसको 15 की राशि आएगी हिस्से में। दूसरे वाले का हिसाब अगर बात करें तो उसने 7 दिन काम करा और पर डे उसका 4 के हिसाब से आपका 4 की राशि मिलेगी। तीसरा अगर देखने जाए तो पुनीत को उसने 9 दिन कार्य किया है और पर डे 5 के से उसकी राशि का हिसाब बनेगा। तो ये राशि जो है 15 के, दूसरे वाले का 28 के और 45 के रूप में मिलेगी। टोटल का अगर हिसाब लगाया जाए 40, 45 और 50, 60, 45, 15, 60, 60, 20, 80 और 8, 88, और टोटल राशि आपकी दे रखी है 4,400 के बराबर। कैंसिल आउट हो जाएगी। 44 से 1 टाइम और ये 2 टाइम, और 2 से फिर आपका 1 के तैयार हो जाएगा आपका 50। आपको निकालना था पुनीत का हिस्सा जो कि 45 के कंट्रीब्यूशन उठा रहा है, तो 45 के निकाल लें यहाँ से। ये हो जाएगा 50 × 45, कुल मिला के आपका 0, 5, 2250 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की बात की जा रही है और त्रिभुज में बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर भुजा डी को इस प्रकार खींचा जाता है कि एडी और डीबी का अनुपात 3:4 होता है। तो त्रिभुज एडीई और चतुर्भुज डीईसीबी के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। ये थेल्स में से क्वेश्चन बना है और हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, तो काफ़ी आईएमपी थोड़ा में ध्यान रखें।
ये ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं और इसमें भुजा बीसी के पैरेलल में ही इन्होंने आप एक और भुजा डी खींची है और ये इस प्रकार खींची है कि आपका एडी की वैल्यू अगर 3 यूनिट हो तो आपका डीबी जो है वो 4 यूनिट होगा। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं ए बी और बी सी, तो इस हिसाब से जो ट्राइंगल ए डी ई और समरूप हो जाएंगे ट्राइंगल आपका ए बी सी के। अगर दोनों की भुजाओं की अगर बात की जाए तो दोनों की भुजाओं का अनुपात 3:7 तैयार होगा। ध्यान रखिए आपका ए से डी की वैल्यू 3 है और ये समरूप भुजा इसी के अकॉर्डिंग आपका 3+4 ए बी होगी, तो दोनों की भुजाओं का अनुपात 3:7 होगा। तो इसके क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इस हिसाब से इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के वर्ग के अकॉर्डिंग 9:49 होगा। अब ध्यान रखें पूरे ट्राइंगल का एरिया ये वाला, अगर टोटल एबीसी का एरिया आपका 49 यूनिट है तो उसमें से आपका छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया 9 यूनिट होगा। अगर पूरे का 49 है, ऊपर वाला हिस्सा 9 यूनिट है, तो नीचे वाला जो चतुर्भुज बन रहा है डी ई सी बी, इसका क्षेत्रफल 49 में से 9 कम होने पर 40 यूनिट तैयार हो जाएगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात की बात करें, त्रिभुज ए डी और ई के क्षेत्रफल से आपका त्रिभुज चतुर्भुज डी ई सी बी के क्षेत्रफल के अनुपात की, तो ये 9:40 हो। सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक खरगोश जितने समय में 3 छलांग लगाता है, एक कुत्ता उतने ही समय में 4 छलांग लगाता है। एक खरगोश एक छलांग में 2 मीटर की दूरी तय करता है, वहीं एक कुत्ता जो है एक छलांग में 2.5 मीटर की दूरी तय करता है। यदि कुत्ते और खरगोश की प्रारंभिक दूरी आपको 12 मीटर दे दी जाए और खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ते द्वारा कितनी छलांग लगानी पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सेम टाइम में बात की जाए, जंप की बात की जाए सेम टाइम में, रैबिट और डॉग और रैबिट के जंप की बात की जाए, जितने टाइम पे डॉग आपका 4 जंप ले रहा है उतने ही समय में रैबिट आपका 3 जंप ले रहा है। इधर बात की जाए डॉग के एक जंप में तय दूरी की बात की जाए तो वो 2.5 मीटर दे रखी है और इधर रैबिट के एक जंप की जो दूरी कवर करने की बात की जा रही है वो 2 मीटर थी। यहाँ से अगर एक जंप का हिसाब लगाया जाए एक सेट में, जो है एक सेट में आपका 10 मीटर आपका दूरी डॉग कवर कर रहा है, वही एक जंप सेट में आपका रैबिट 6 मीटर की गैप कवर कर रहा है। इनिशियल जो गैप दे रखा है आपका रैबिट और डॉग का, वो आपका दूरी दे रखी है इन्होंने, वो 12 मीटर दे रखी है कि इनिशियली दोनों के बीच में आपका 12 मीटर का फासला है। अब अगर अपन नोट की जाए तो हर एक जंप सेट में डॉग 4 मीटर की डिस्टेंस आपका कवर अप कर रहा है। इस हिसाब से 12 मीटर की डिस्टेंस अगर कवर करना हो तो डॉग को 4 मीटर के हिसाब से आपका 3 जंप सेट लगाने पड़ेंगे और एक जंप सेट में आपका जो डॉग जंप ले रहा है वो 4 जंप ले रहा है। इस हिसाब से आपका अगर 3 जंप सेट की बात की जाए, 3 जंप सेट में आपको जो है 4×3 जंप मतलब आपका 12 जंप लगाने पड़ेंगे। 12 इसका सही आंसर है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है। डॉग और रैबिट के जंप को चेक कर सकते हैं। डॉग अगर 4 जंप लगाता है तो उसी अवधि में रैबिट 3 जंप लगाएगा। वेरीफाई करते हैं अपन, अगर ये 12 जंप लगाता है कितना गुना हो जाएगा, ये 3 गुना। और इधर की बात की जाए ये भी 3 गुना जंप लगाएगा उसी टाइम में, ये 9 जंप लगाएगा। इस हिसाब से दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम कवर हो जानी चाहिए।
इधर आपका हर जंप की बात की जाए तो यहाँ से 9 दूना 18 मीटर जंप कर लेगा रेबिट, और प्लस 12 मीटर आगे था। इसके हिसाब से इसकी टोटल डिस्टेंस 30 मीटर। और डॉग की बात की जाए तो ये हर जंप में 2.5 मीटर जंप कर रहा है। इस हिसाब से इसकी टोटल डिस्टेंस भी 30 मीटर कवर हो जाना चाहिए। तो 12 का 2.5 गुना अगर देखने जाएंगे तो वो आपका 30 मीटर ही होगा। तो इसको आप ऑप्शन भी लगा सकते हैं। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा का 3 गुना बताया गया है। तो आयत की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आयत बना लेते हैं सबसे पहले। और इसमें कहा गया है कि जो इसका विकर्ण है डायगोनल है वो इसकी सबसे छोटी भुजा का 3 गुना है। ये अगर 1 यूनिट हो तो ये आपका 3 यूनिट कही जाएगी। विकर्ण की बात की जाएगी तो ये विकर्ण 3 यूनिट होगा। इसके हिसाब से अगर दूसरी भुजा की बात की जाए तो पाइथागोरस के हिसाब से ये 1 है, ये 3 है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बराबर, अगर इसको x माना जाए आपका, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर होगी। ये हो जाएगा 9, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू तैयार हो जाएगी दूसरी भुजा की, वो एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, या एक्स की जो वैल्यू तैयार हो जाएगी √8 होगी। और इसको हल करने पर आपका 2√2 तैयार हो जाएगा। तो जो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 2√2 से 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। 3 सकेंद्रीय वृत्त की बात कर रहे हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है क्रमशः 2, 2, 5 और 7 के अनुपात में है। और इनमें कहा कि इनके अंदर जो है आपका 2 वृत्त तैयार होंगे, बीच में उनके क्षेत्रफलों का 2 बाहरी वृत्त के बीच के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना। 2 आंतरिक वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल से 2 बाहरी वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो सकेंद्रीय वृत्त की बात कर रहे हैं, ये आपका ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो सकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात की बात की जाए, त्रिज्याओं की बात की जाए तो त्रिज्याओं के अनुपात की बात की जाए तो पहली वाली त्रिज्या अगर आपका 2 यूनिट हो तो अगली वाली 5 होगी। और उससे बड़े वाले वृत्त की बात की जाए तो 7 यूनिट होगी। अगर त्रिज्याओं का अनुपात R1, R2 और R3 का अगर रेशो की बात की जाए, ये 2, 5 और अगर 7 के में हो तो इनके क्षेत्रफलों की बात की जाए, क्षेत्रफलों का रेशो, एरिया की बात की जाए, A1, A2 और A3 के रेशो की बात की जाए तो ये आपका स्क्वायर के अकॉर्डिंग 4, 25 और 49 होगा। पर आपको कहा गया है कि जो 2 आंतरिक वृत्त हैं इनके बीच घिरे क्षेत्रफल की बात की जाए, मतलब ये वाले एरिया से 2 बाहरी सर्कल है इनके बीच के एरिया का रेशो निकालना है। तो आपकी बात ही करें तो सबसे बाहरी क्षेत्रफल की बात करें, बाहर वाले सर्कल का एरिया 49 है, उसमें से अंदर वाले एरिया को अगर हटा दें अपन तो आपका बाहर का जो एरिया है वो तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका A1 माइनस A2, यहाँ से इस वाले की बात की जाए तो दूसरे नंबर की जो तैयार हो रही है इस लेयर का एरिया 25 में से 4 कम होने पर 21 आ जाएगा बेटा आपका। और इस वाली लेयर का एरिया सबसे बड़े वृत्त से बीच के छोटे वाले बीच वाले एरिया को हटा दिया जाए तो ये वाला एरिया आपका जो तैयार हो जाएगा 50 में से आपका 9 में से 5 जाएगा तो आपका 4 और ये 24। इसके रेशो की बात की जाए 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 24। तो ये आपका 7 से 8 एरिया तैयार हो जाएगा आपका। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत
मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और 12.5% की तो डिस्काउंट देने के बाद भी लागत पर 40% का लाभ हो। सॉल्यूशन देखिए, बहुत आसान सॉल्यूशन है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का हिसाब देखा जाए, पहला वाला है 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाएगी। डिस्काउंट की बात की जाए तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, मार्क प्राइस 1 हो तो डिस्काउंट 1 दिया जाएगा, तो सेल आपका हो जाएगा इसमें 4 यूनिट में। तो पहले वाला तैयार हो रहा है रेशियो आपका 5 से 4। दूसरे डिस्काउंट की बात की जाए 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर बात की जाएगी 1/8 हो जाएगा, मतलब मार्क प्राइस आपका 8 हो तो उस पर डिस्काउंट की बात की जाए वो 1 यूनिट होगी। तो सेलिंग की बात की जाए तो आप सेल उसे 7 में कर दोगे। यहाँ से बात की जाए तो दूसरा वाला मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की बात की जाए तो वो 8 से 7 हो। यहाँ से फाइनल रेशो की बात की जाए, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की कैंसल आउट हो जाएगा आपका 2 टाइम, तो ये मार्क प्राइस से 10 से, तो सेलिंग प्राइस 7 तैयार हो जाएगा। ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तैयार होगा। जबकि उसका कहना था कि ये दोनों डिस्काउंट देने के बाद लागत मूल्य पर 40% का लाभ होता है। 40% के लाभ की अगर बात की जाए तो जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होगी बेटा आपका। और यहाँ से अगर बात की जाए तो 5 पे 2 का लाभ, मतलब सामान 7 में जाना चाहिए आपका 5 का, ये अपने आप 40% लाभ हो जाएगा। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका 5 के सामान पे जो आपको मार्क प्राइस तैयार करना पड़ेगा 10, मतलब 5 के सामान पर आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा 5%। में देखने जाए तो ये आपका 5 से 5 कैंसिल आउट होने पर 100% इसको बढ़ा के रखना पड़ेगा। इसका लास्ट वाला इसका DS का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका सवाल में कहा गया है कि चीनी की कीमत जो है वो 20% बढ़ गई है, तो कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 14% की वृद्धि करना चाहता है। इसके अनुसार यदि उसके मासिक चीनी खपत वर्तमान में 40 किलोग्राम है तो उसे अब चीनी की मासिक खपत कितनी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च कंडीशन के अकॉर्डिंग 14% बढ़े। यहाँ से अगर देखें तो अगर रेट, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर की बात करें तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब आपका जो कीमत बढ़ी है वो 5 से 6 हुई है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो रेट आपका जो ओरिजिनल वाला 5 हो, ये ओल्ड वाला, तो ये न्यू वाले की अगर बात की जाए तो 5 से नई कीमत 6 तैयार हो जाएगी। खर्च केवल 14% बढ़ना चाहता है एक्सपेंडिचर, तो जो पहले खर्च आपका 100 हो रहा था वो नया खर्च वो 114 पर मीट करना चाहता है। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको डिवाइड कर दे 5 से, यहाँ पे वाले केस में रेट एक्सपेंडिचर्स को डिवाइड कर दे रेट से, क्वांटिटी तैयार हो जाएगी। तो डिवाइड करें 100 को 5 से, ये 20 तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्वांटिटी की बात की जाए तो 114 को आप 6 से डिवाइड कर दें, ये तैयार हो जाएगा 19 यूनिट। अगर पहले क्वांटिटी आपकी 20 के खपत हो रही हो तो नई वाली खपत आपका 19 के होगी। 20 के की वैल्यू आपको दे रखी है 40 kg, यहाँ से 1 के तैयार हो जाएगा 2 kg, तो नई वाली खपत की बात की जाए 19 kg हो जाएगी। 19 का डबल 38 kg। इस पे प्रतिशत की भी बात करता है कभी कभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रेन जो थी आपका सिकंदराबाद ए सिकंदराबाद स्टेशन से सुबह 6 बजे बढ़ती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विशाखापट्टनम की ओर। और एक अन्य रेलगाड़ी बात की जाए ट्रेन बी सुबह 8 बजे, ये भी सेम प्लेटफॉर्म सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम की ओर बढ़ती, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है। दूसरी वाली की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रवाना हुई, वो उसका पीछा कर रही है। पूछा गया है कि विशाखापट्टनम से कितनी किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी। अगर सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी आपको 600 किलोमीटर दे दी गई है। ध्यान रखा जाए, दो स्टेशन बना दिया आपने जिनके बीच की दूरी 600 किलोमीटर आपको बताई गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दोनों रेलगाड़ी आपका सिकंदराबाद से चली थी स्टेशन एस से, और ये दो विशाखापट्टनम की ओर जा रही है। पहली ये बड़ी थी, पहली रेलगाड़ी ये बड़ी थी आपका, ये 6 बजे सुबह और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
दूसरी रेलगाड़ी बी भी स्टार्ट होती इसी से, वो भी आपका विशाखापट्टनम की ओर बढ़ती है, पर उसकी शुरुआत 8 बजे होती है। स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। दोनों रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन बढ़ती हैं, बस टाइमिंग आगे पीछे बढ़ने का। अब इस वाली गाड़ी का जो पहले निकल चुकी है, ये कुछ दूरी तय कर लेगी। अगर बात की जाए कितनी बजे, तो ये 6 बजे से स्टार्ट हुई थी और ये दूसरी 8 बजे, तो दोनों के बीच 2 घंटे का डिफरेंस है। तो ये जो दूरी है रेलगाड़ी, ये दो के हिसाब से स्टेशन एस या सिकंदराबाद से 120 किलोमीटर की गैप तय कर चुकी होगी। तो इनिशियली अगर 8 बजे की बात की जाए तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच 120 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, तो एसटीडी लगा दे सिंपल। एसटीडी रिलेटिव गैप की बात की जाए, जब दोनों रेलगाड़ियां स्टार्ट होती हैं, दोनों के बीच 120 किलोमीटर की दूरी होती है। टाइम की बात की जाए, कैलकुलेट करें, रिलेटिव स्पीड 90 और -60 हो जाएगी। दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो रिलेटिव स्पीड घट के 30 तैयार हो जाएगी। टाइम की बात की जाए तो 4 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेगी एस से। अब ये दूरी देखिए, सिकंदराबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पे तय मिलेगी, तो यहाँ से दूसरी वाली रेलगाड़ी को आप 4 घंटे ट्रेवल करा लें। 4 घंटे ट्रेवल कराने के बाद दोनों रेलगाड़ी आपका इसी स्टॉप पे मान लीजिए मिलती हैं। 4 घंटे बाद तो दूसरी रेलगाड़ी की बात की जाए, 4 घंटे दूसरी रेलगाड़ी के हिसाब से 360 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। पर ये किस स्टेशन से? एस से, सिकंदराबाद से। जबकि आपको क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो विशाखापट्टनम से पूछा जा रहा है कि आप दोनों रेलगाड़ियां जो हैं विशाखापट्टनम से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं। तो ध्यान रखिए, 360 किलोमीटर की दूरी आपकी तय होगी सिकंदराबाद से, तो बची हुई जो गैप है वो विशाखापट्टनम से बचेगी। तो इधर वाली दूरी अगर 360 है, तो इधर वाली बची हुई दूरी 240 किलोमीटर होगी। तो विशाखापट्टनम से बात की जाए तो दोनों रेलगाड़ियां 240 किलोमीटर की गैप पर आपको मिलेगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कि वो 4 हेक्टेयर है, और वर्गाकार खेत का आपको परिमाप बताना है। वर्गाकार जिसकी चारों साइड सेम हो, वही आपका वर्गाकार खेत हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये 4 हेक्टेयर बताया। ध्यान रखिए, हर 1 हेक्टेयर की बात की जाए, 1 हेक्टेयर में आपका मीटर स्क्वायर में आपका 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। यहाँ से अगर बात की जाए चार चार हेक्टेयर की, 4 हेक्टेयर में एरिया तैयार हो जाएगा आपका 4 गुना 40,000 मीटर स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग भुजा की बात की जाए तो जो वर्ग है आपका, उसकी भुजा आपका भी 200 मीटर इंटू 200 मीटर का भुजा तैयार हो जाएगी। कुल मिला के परिमाप की बात की जाए 4A परिमाप होगा, और यहाँ से परिमाप की बात की जाए 4 इंटू 200, ये 800 मीटर का परिमाप तैयार हो जाए। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। एक दूरी का 3/10 तय करने के बाद ट्रेन ने अपनी गति 18.33% कम कर दी और निश्चित गंतव्य स्थान पर 77 मिनट की देरी से पहुंची। ट्रेन द्वारा अपनी गति कम करने के बाद संपूर्ण यात्रा तय करने में लगने वाला समय की गणना करनी थी। ध्यान रखें, ट्रेन ने कुछ हिस्सा तय कर लिया था। अगर बात की जाए, टोटल 10 यूनिट था, उसमें से ट्रेन द्वारा जो है वो 3 यूनिट हिस्सा कवर कर लिया गया है, या 3 की दूरी तय कर ली है। बची हुई दूरी की बात की जाए तो वो 7 की होगी। 3 के नॉर्मल स्पीड से तय करी है। उसके बाद आपकी बात की जाए तो एक नई स्पीड से आपका ट्रेन चलना स्टार्ट हुई है। तो आप ओरिजिनल वाली स्पीड और एक नई स्पीड से आपका ट्रेन चलेगी, उसके रेशो की बात करें तो 3 की दूरी तय करने के बाद जो ट्रेन 18.33 या 18 से 1/3% की अपनी चाल में कमी कर देती है। ये फ्रैक्शन वैल्यू को हल करते हैं। 18 का 3 गुना 54 और 1 55। 55 बटा आपका 3 या परसेंट हटेगा बटे में 100 हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू तैयार करेंगे, 11 बटे आपका 60 हो जाएगा। मतलब अगर पहले वाली स्पीड की बात करें वो 60 यूनिट से अगर जा रही हो, तो नई वाली स्पीड की बात करेंगे तो 11 कम होने के बाद आपकी नई स्पीड आपका 49 यूनिट हो जाएगी। टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग का रेशियो उल्टा हो जाएगा। टाइमिंग ओल्ड अगर आपकी बात की जाए वो 49 यूनिट था, तो वही टाइम यहाँ पे आपका नया वाला बढ़ के
60 मिनट हो जाएगा। टाइम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिनट में भी बड़ा है, आप यहाँ से कैलकुलेट करें टाइम यूनिट में कितना बड़ा है, वो 11 यूनिट के बराबर बड़ा है। और यही आपको मिनट में बता रखा है आपका 77 मिनट। यहाँ से देखने जाए 1 यूनिट की वैल्यू अगर मिनट में बात की जाए, 1 यूनिट आपका तैयार हो जाएगा 7 यूनिट 11 से कटने के बाद। तो जो आपने कुल बात की जो दूरी तय करी है स्पीड स्लो होने के बाद, जो ये वाला स्लॉट है ये 60 यूनिट टाइम में कवर करा है स्पीड स्लो होने के बाद। तो 60 यूनिट टाइम की कैलकुलेशन की जाए तो 60 यूनिट जो आपका तैयार होगा स्पीड डाउन होने के बाद 7 × 60 मिनट, ये टाइम मिनट में आ जाएगा। इसके हिसाब से 7×42 या सीधे बोला जा सकता है कि 7 घंटे का टाइम यहाँ से हो जाएगा 422 मिनट। ये वाली तो आपका स्पीड स्लो डाउन होने के बाद आपकी जो टाइम की बात की जाए। एक टाइम और लगा है आपका, क्योंकि टोटल टाइम की कैलकुलेशन करनी है आपको। 3 के वाले टाइम की, 3 के जो डिस्टेंस कवर करा है आपने, उसके लिए समय कितना लगा है। तो आपने कहा है कि सर 7 के यूनिट, 7 के जो डिस्टेंस है हमारी, 7 के डिस्टेंस कवर करने में जो आपको टाइम लगा है वो 49 यूनिट, और 49 यूनिट की वैल्यू, हर एक यूनिट की वैल्यू 7 मिनट है। तो यहाँ से आपको जो टाइम लगा है 7 की दूरी तय करने में वो 49 × 7। 1 के की वैल्यू देखने जाए तो आपका 1 के की वैल्यू देखने जाए तो 49 मिनट हो जाएगा। यहाँ से 3 के डिस्टेंस कवर करने में, 3 के डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगना है आपको 49 × 3 मिनट लगेगा। यहाँ से एक्स्ट्रा टाइम देख लें आपका 120 + 27 147 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा आपका। ये जोड़ ले इसमें आपका, ये आपका 147 मिनट, टोटल आपका 567 मिनट हो जाएगा। इसमें अगर घंटे की बात की जाए तो 9×54 540 मिनट में आपका 9 घंटे हो जाएंगे, प्लस ऊपर के 27 मिनट। तो ये सही टाइम की बात की जाए तो 9 घंटे और 7 मिनट 27 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। एक 150 मीटर लंबा धागा है, वो पतंग के साथ उड़ता है। यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तो भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सिंगल एंगल का क्वेश्चन है आपका। कहा गया है आपका ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है क्षैतिज से पतंग भूमि के साथ, और हाइट आपको निकालनी है। और जो 150 मीटर लंबे धागे के साथ आपकी पतंग उड़ रही है। 60 डिग्री के साथ अगर रिलेशन की बात की जाए तो √3 1, और ये 2 यूनिट के हिसाब से रिलेशन रहेगा। 2 यूनिट की वैल्यू अभी आपको पता है 150 मीटर है, और आपको हाइट पूछी जाए जो कि √3 के बराबर रहेगी। 1 यूनिट यहाँ से देखने जाए अपन, 1 यूनिट की वैल्यू तैयार हो जाएगी 2 से डिवाइड करने पर 75 मीटर, और √3 यूनिट की वैल्यू की अगर बात की जाए तो √3 यूनिट आपका तैयार हो जाएगा 75 √3 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें। सरल रेखा जिसका समीकरण दे रखा है आपको 3x - 3y - 7 = 0 है। तो इस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। ध्यान रखिए 2 तरीके इसके हल करने के। आपका पहला तरीका नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन y = mx + c, इसमें से m जो है आपका रेखा की प्रवणता कहलाती है, इसी की गणना की बात कर रहे हैं। तो पहला तरीका इसका सीधे आप कैलकुलेशन कर लें। आपका y = mx + c में आपको तुलना करके इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन दे रखी है 3x - 3y - 7 = 0, इसको y को फ्री करें और इक्वेशन तैयार कर लें। तो यहाँ से -3y, ये वाला हिस्सा उधर चला जाएगा, -3x प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतरण करने पर
फिर आपको y को पॉजिटिव बनाना तो ये 3y कर ले, माइनस को मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा माइनस का 7। अब आपको y को फ्री करना है, y की वैल्यू फ्री करनी हो तो y इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दे तो ये आपका 3x माइनस 7/3 हो जाएगा। y के कोफिशिएंट के साथ x के कोफिशिएंट को फ्री कर ले, 3/3 हो जाएगा आपका x माइनस 7/3। इस इक्वेशन से कंपेयर करने पर m का जो गुण x गुणांक है वही प्रवणता कहलाता है। यहाँ पे x m की वैल्यू 1 दिख रही है, अतः रेखा की प्रवणता 1 हो जाएगी। दूसरा तरीका जो है, फार्मूला भी है इसका, प्रवणता m बराबर माइनस x का गुणांक और बटे में आपका y का गुणा। इससे सीधे आपका तैयार हो जाएगा। अगर इक्वेशन यूज नहीं करना हो तो m बराबर आपका तैयार हो जाएगा, x के गुणांक को माइनस में उठा ले, माइनस इंटू -3 और बटे में आपका y का गुणांक आपका 3 हो जाएगा आपका। यह एक ही बात है, नीचे वाला ये -3 है, सॉरी, ये कैंसिल आउट कर ले। तो ये कैंसिल आउट होने पर आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट होने पर m का मान जो तैयार हो जाएगा वो 1 तैयार हो जाएगा। तो पहला इसका आंसर है 1। अगले सवाल को चलें। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल आपका 5 और 6 है। इसका भी सीधा फार्मूला है। आपका मूल की बात की जाए तो एक अल्फा आपका दे रखा है 5 और बीटा दे रखा है आपका 6। वर्ग समीकरण की बात की जाए तो ध्यान रखें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों मूल है। अगर अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो हो जाएगा आपका 11, 5 और 6 11। अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए 5 इंटू 6 आपका 30 तैयार है। वैल्यू पुटअप करना है केवल आपका x² बराबर -11x प्लस 30 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन हो जाएगी जिसके दो मूल आपके 5 और 6 हैं। अगला क्वेश्चन 5a7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8b2 प्राप्त होता है। यदि 8b2 संख्या 3 से विभाज्य है तो a का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। तो सबसे पहले देख लें, इसी संख्या वैल्यू पुटअप करें 8b2 की जगह जो 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाजित होने के लिए संख्या होगा योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। दो संख्या हो चुकी है 8 और 2, जिनका योग आपका तैयार हो रहा है 10। बी की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं आपका, जो सिंगल डिजिट हो सकती है। 10 के बाद आपका जो 3 से कटने वाली वैल्यू हो जाएगी आपका 12। 12 के लिए आप 2 पुटअप कर सकते हैं। 12 के बाद आपकी वैल्यू जो आ रही है 12 के बाद आपका 2, फिर अगला योग 15 हो सकता है, उसके लिए 5 पुटअप करना पड़ेगा और तीसरा डिजिट आपका 8 पुटअप कर सकते हैं। जो फाइनल वैल्यू हो सकती है या तो आपकी 8 8 2 हो जाएगी, 8 5 2 हो जाएगी और 8 2 2 हो जाएगी। इसमें से अगर बात की जाए तो 822, उसमें 5a7 में आपका अगर ये 335 जोड़ने पर आपका अगर 8b2 आता है तो उल्टा भी हो सकता है कि 8b2 में से 335 हटाएं तो आपकी जो है वैल्यू 5a7 आ जानी चाहिए। और मैक्सिमम बात की बात, एक आप मैक्सिमम संभावित मान पूछ रहे हैं तो सबसे पहले बड़े वाले मान से ही शुरुआत करें। तो सबसे पहले 8 2 की बात की जाए, यहाँ से आपका मान देखें आपका 335 ये हटाएं। क्या ये आपको 5 7 के सेट में तैयार कर रहा है आपका? तो यहाँ से देखिए पहला आपका रिमाइंडर जाएगा, उधर से 12 में से 5 जाएगा, 7 तैयार होगा। यहाँ 8 में से आपका एक चला जा चुका है तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 तैयार हो जाएगा और फिर 8 में से 3 जाने पर 5 तैयार हो जाएगा, 547 हो जाएगा। अगले वाले पे चले, 8 5 2 में से आपका 335 हटाए
क्या ये इकाई पे 7 और सैकड़ा पे 5 देता है? देखिए यहाँ पे 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 दे रहा है, इकाई का अंक मिल रहा है। यहाँ पे आपकी वैल्यू तैयार हो जाएगी 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 8 में से 3 जाएगा 5, 517 भी तैयार हो रहा है आपका। लास्ट वाला देखिए आपका 822, उसमें से कम करना है अपने को 3, 3, 5, ये हटाया, क्या ये भी 5, 7, 5 ए 7 में तैयार होगा? पहला वाला देखिए 12, हासिल कैरी लेना पड़ेगा, 5 जाएगा इसमें से, 7 तैयार हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका इधर से कैरी देने के बाद 1 बचा है, तो 11 बनेगा। उस वाले के लिए आपको 8 में से कैरी उठाना पड़ेगा। 8 में से अगर कैरी उठाएंगे तो यहाँ की वैल्यू 7 तैयार हो जाएगी, और 7 में से 3 जाने पर 5 तैयार नहीं होगा, ये तो ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए अधिकतम मान जो सेट करना पड़ेगा वो 4 आपका राइट होगा। ठीक है, अगले सवाल को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 क्वेश्चन होगा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात की जाए तो एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। यहाँ से देखिए रेशो तैयार हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का। एचसीएफ की वैल्यू अगर 1 यूनिट हो तो एलसीएम उसका 12 गुना होगा, 1 के ओर 12 के तैयार हो जाएगा। आगे कहा कि इन दोनों का योग आपका 403 है, तो बोल सकते हैं कि 13 की वैल्यू जो आपका तैयार हो जाएगी, योग के में 13 है और संख्याओं में योग 403 है। यहाँ से 1 के निकाल सकते हैं, 13 से डिवाइड कर, 13 39, एक रिमाइंडर, 13 कम 13, 1 के की वैल्यू 31 आ जाएगी। तो एचसीएफ की वैल्यू की बात की जाए तो वो सीधे 31 तैयार हो जाएगा। एलसीएम की बात की जा रही है तो एलसीएम आपका 12 इंटू 31 तैयार हो जाएगा। फार्मूले की बात की जाए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ से देखने जाए एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम आपको अवेलेबल है 12 इंटू 31, एचसीएफ भी आपका अवेलेबल है 31, एक नंबर दे रखा है 93, सेकेंड नंबर आपको कैलकुलेट करना है। 31 से 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करने 4 इंटू 1 और 2 4, ये आपका सेकेंड नंबर तैयार हो जाएगा। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं 96। कहा गया है आपका कि cos 0 साइन 45 साइन 30 मल्टीप्लाई में साइन 90 माइनस cos 45 cos 60 डिग्री। ये सवाल पूरा वैल्यू बेस्ड है आपका। cos 0 की अगर बात की जाए जो साइन 90 की वैल्यू है वही cos 20 की वैल्यू, अर्थात एक साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 30 की वैल्यू की अगर बात की जाए वो आपका 1/2 तैयार हो जाए। मल्टीप्लाई में इधर देखिए साइन 90 की वैल्यू अगर बात की जाए तो 1 है, कोस 45 की वैल्यू वही रहेगी जो साइन की है 45 की है, कोस 60 की बात की जाए तो वही वैल्यू जो साइन 30 की है। कैलकुलेशन करते हैं आपका, तो एलसीएम के लिए आपका यहाँ वाले में भी दो बेस में एलसीएम ले लें, दो करने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई, अगले वाले में आपका √2 और लास्ट वाला तो ऑलरेडी आपका 1 ही है, 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले वाले एलसीएम में यहाँ पे भी 2 एलसीएम ले लें, उसके लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, यहाँ -√2 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। पहले वाले इस वाले के सॉल्यूशन की बात की जाए 3 + √2/2 तैयार हो जाएगा। अगले वाले की बात की जाए तो ये 3 -√2/2 तैयार हो जाएगा। ये a + b a - b के फार्मूले पे तैयार हो जाएगा। तो a + b की बात की जाए a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, बटे में आपस में मल्टीप्लाई करने पर 4, 7 - 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। थैंक यू। इसके साथ मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं ये टेस्ट वाले।